नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 जो बैच चल रहा है इसके अंदर रामबाण बैच है और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में रामबाण बैच के अंदर पॉलीफेज सिस्टम नया चैप्टर रहेगा और हिंदी में बोलते हैं इसको बहुकला प्रणाली। बहुकला प्रणाली यानी पॉलीफेज सिस्टम, ये आपका छोटा चैप्टर रहेगा, लेकिन अक्सर 2 या 3 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से न्यूमेरिकल के रूप में थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल भी बनते हैं और थ्योरेटिकल सीधा सीधा पूछता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो आइए यहाँ पे बहुकला प्रणाली, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पॉलीफेज सिस्टम, पॉलीफेज सिस्टम। अब पॉलीफेज सिस्टम किसे कहते हैं? पोली का मतलब होता है बहु, और बहु शब्द कब आता है? जब 2 या 2 से अधिक फेज हो। 2 या 2 से अधिक फेज होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? बहुकला प्रणाली कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक फेजों की जो प्रणाली होती है उसे बहुकला प्रणाली अपन कहते हैं। यहाँ पे अपन ने कहा कि फेज सिस्टम यानी कला प्रणाली 2 प्रकार की होती है, क्योंकि अपन को पता है कि भारत के अंदर यहाँ पे कहे तो सिंगल फेज मिलेगा या फिर 3 फेज होता है। तो 2 प्रणालियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं और 2 प्रणालियों में जो चर्चा करते हैं वो क्या है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा सा अपन समझते हैं यहाँ पे कि इसमें एक फेज होता है यानी एकल कला है, और एक तरफ अपन ने ले लिया 3 कला यानी 3 फेज सिस्टम, और एक तरफ है सिंगल फेज सिस्टम। भैया सिंगल फेज सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, कि अपन नॉर्मली कहते हैं कि ये एक फेज होता है और एक होता है यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक है, और एक होता है यहाँ झटके से बचने के लिए अर्थिंग। तो टोटल सिंगल फेज में टोटल तार कितने होंगे? 3 होते हैं। टोटल कितने होंगे? 3। यानी अधिकतम आप बात कर सकते हो कि एक तो फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है? जबकि यहाँ पे बात करते हैं अपन 3 फेज के अंदर, तो यहाँ टोटल कितने होंगे? तो देखो 3, यहाँ पे एक तो फेज, और फेज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं कि R Y B, तो लाल पीला नीला, यानी कि R Y B 3 तो फेज हो गए, एक यहाँ पे न्यूट्रल होता है और एक होता है आपका अर्थिंग। तो टोटल तारों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ अधिकतम तारों की संख्या आपकी 5 हो सकती है, जबकि इसमें कितनी होती है? 3 होती है। तो इसमें एक फेज न्यूट्रल अर्थ प्रयोग होता, जबकि इसमें 3 तो फेज होते हैं। भाई 3 तो फेज होंगे, इसके अलावा इसमें एक न्यूट्रल होगा वह एक अर्थिंग प्रयोग होता है। तो 3 तो फेज होंगे ही होंगे, इन 3 फेज के अलावा न्यूट्रल और अर्थिंग भी हम प्रयोग करते। अब देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे 2 मोटर होती है, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज है। दोनों के स्टेटर होते हैं और उसमें पोल होते हैं, फील्ड पोल, और फील्ड पोल में वाइंडिंग अपन लपेट देते हैं। यहाँ सिंगल फेज है तो सिंगल फेज वाइंडिंग होगी, और यहाँ 3 फेज है तो 3 फेज वाइंडिंग होगी। दोनों को सप्लाई देते हैं, और दोनों को सप्लाई देते हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दोनों में बनेगा, लेकिन घूमेगा किसमें? क्योंकि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स को घूमने के लिए कितने फेज कम से कम होना जरूरी है? 2 फेज। अब इस भाई साहब के पास तो है ही नहीं, अकेला है रंडवा, तो यहाँ पे ये घूमेगा क्या? ये घूमेगा ही नहीं। घूमने के लिए तो जोड़ा होना चाहिए ना, अरे जब भी तो घूम करके फेरे लेंगे। तो यहाँ ये कहता है कि भाई 2 जने तो कम से कम होने ही चाहिए, तब जाके घूमेगा। तो यहाँ पे जब चुंबकीय फ्लक्स अगर घूम जाएगा तो हमारी मशीन यानी मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट। क्या सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी? तो 3 फेज होगी। तो वही चीज है कि इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कौन सी प्रणाली में? सिंगल फेज में। जबकि 3 फेज प्रणाली में घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। घूमने के लिए कम से कम कितने फेज? जबकि यहाँ तो 2 की बजाय कितने हैं? 5 नहीं 3 फेज, तो 3 ही है। तार है अधिकतम, तो यहाँ पे तार है 5, तो फेज कितने हो गए अधिकतम? 3। तो यहाँ पे 3 फेज मोटर स्वचालित होती, जबकि हमारी सिंगल फेज मोटर क्या होती है? अस्वचालित होती। अब भैया बात करते हैं कि जो एसी होती है तो यहाँ पावर कितनी होती है? तो यहाँ P बराबर VI कोस थीटा,
ठीक है। यहाँ पे DC में P बराबर VI होता है यहाँ पे, तो ये तो सिंगल फेज में है। और भैया 3 फेज में अगर पावर ज्ञात करनी है तो यहाँ पे अपन कहते हैं √3 VL/IL, ये L है भैया, यहाँ पे L कर लेना, या C आपके नज़र आ रहा होगा, ये C नहीं है, यहाँ पे ये L है। L का मतलब है लाइन धारा और एक है लाइन वोल्टेज। अब ये √ तब आता है जब यहाँ लाइन रहता है, यहाँ लाइन रहेगा ना तो ये √3 आएगा, और यहाँ पे PH यानी फेज रहेगा तो ये आपका 3 आएगा केवल। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूज होते होंगे आप कि यार कभी तो 3 मिलता है और कभी √ मिलता है, क्योंकि यहाँ तो गौर ही नहीं करते। तो यहाँ पे ये लाइन जो मिलेगा तो √3 मिलेगा, और फेज रहेगा तो ये 3 रहेगा, और लाइन और फेज में भी अभी थोड़ा सा अपन देखते हैं डिस्कस क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लाइन में पूछे तो √3 और फेज में पूछे तो ओनली 3। यहाँ पे देखो, इसमें दोष ढूंढना कठिन होता है जबकि इसमें दोष ढूंढना आसान होता है। इसमें मशीनों को सिंक्रोनाइज करना कठिन होता है जबकि इसमें मशीनों को सिंक्रोनाइज करना, ये सिंक्रोनाइज क्या है यानी तुल्यकालीकरण। तुल्यकालीकरण का मतलब होता है कि आपकी 2 या 2 से अधिक मशीनें हैं और उनको समांतर क्रम में जोड़कर चलाते हैं तो उसे सिंक्रोनाइज करना कहते हैं। आगे देखो, यहाँ पे आगे समझते हैं कि यहाँ इसमें फेज कोण कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे भैया कितना होता है, अरे तो 3 फेज में कितना होगा और सिंगल फेज में, और गलती से पूछ ले कि 2 फेज में बताओ, तो 2 फेज में भी 90 ही होता है। 2 फेज में भी कितना होता है 90। इसका उपयोग निम्न वोल्ट लोड के लिए किया जाता है जबकि इसका उपयोग उच्च लोड के लिए किया जाता। भाई इसमें सीधी सी बात है, आप कहते हो यार यहाँ पे मुझे भारी काम करना है तो सिंगल फेज की पार पड़ेगी क्या, तो वहाँ 3 फेज जरूरी है। तो यहाँ पे सीधा सा अपन कहेंगे कि यहाँ सिंगल फेज निम्न लोड के लिए होगा और उच्च लोड के लिए कितना फेज प्रणाली यूज करेंगे, 3 फेज प्रणाली हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा देखते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है तो आइए देखते हैं। यहाँ पे शब्द है भैया, यहाँ पे फेज वोल्टेज, क्या है फेज वोल्टेज, और फेज वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, V है और PH नीचे की तरफ लिख रहे हैं यहाँ पे, तो VPH आपको देखने को मिलता है। उसका अर्थ क्या है, यहाँ पे फेज वोल्टेज होता है। जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है, तो फेज तथा न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाती है। मतलब क्या है, मतलब ये है, तो यहाँ एक होता है P यानी कि फेज, यहाँ होता है एक N यानी कि न्यूट्रल। तो भैया यहाँ पे ये फेज हो गया और एक हो गया न्यूट्रल। तो फेज और न्यूट्रल के मध्य, फेज और न्यूट्रल के मध्य मापी गई जो वोल्टेज होती है उसे बोलो क्या कहेंगे, अरे क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज किस किस के मध्य मापी जाती है, अरे फेज वोल्टेज किस किस के मध्य मापी जाती है, फेज और, अरे फेज न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है। जबकि आपसे पूछा जाए कि केवल एक ही फेज में मापी गई धारा, एक ही फेज में मापी गई धारा बोलो क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, फेज धारा कहलाती है। क्या दोनों समझ में आई, एक तो फेज धारा और फेज वोल्टेज, तो फेज और न्यूट्रल के मध्य मिलेगा और धारा केवल एक ही फेज में मिलेगी। क्लियर, कोई डाउट किसी को, जी नहीं। आगे आता है यहाँ पे लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का मतलब हो गया VL, यानी 2 फेजों के मध्य प्राप्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती। नेक्स्ट शब्द होता है लाइन धारा, यानी कि IL। 2 फेजों या 2 लाइनों के मध्य प्रवाहित धारा लाइन धारा कहलाती है। अब ध्यान से सुनो,
आपसे क्वेश्चन ये पूछे भैया यहाँ पे एक फेज, दो फेज, तीन फेज है, ठीक है, तो दो फेज इधर देखो, एक फेज और एक न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल के साथ है जबकि यहाँ न्यूट्रल नहीं है। जब यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है तो दो फेज है, और दो फेज के मध्य अगर वोल्टेज माप रहे हो तो उसको क्या कहेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है उल्टा कि आप ये बताओ लाइन वोल्टेज क्या होता है। लाइन वोल्टेज क्या होता है, पहला ऑप्शन बनाता है वो दो फेजों के मध्य, ठीक है। दूसरा देता है यहाँ पे दो लाइन के मध्य। तीसरा देता है एक फेज व न्यूट्रल के मध्य, और चौथा देता है नन। अब राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, है ना कंफ्यूज, क्योंकि हमको पता है कि दो फेजों के मध्य है, अरे तो ये लाइन भी तो है। अगर मेरे दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आ जाए कंफ्यूज करने वाला, क्योंकि पहली बात तो दोनों में से एक देगा, वो दोनों में से कोई सा भी दे दे वही आपका लाइन वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन अगर इस तरह दे देता है तो भैया लाइन वोल्टेज अगर पूछ रहा है ना, तो पहली प्राथमिकता लाइन वाले को ही देनी है आपको। समझ रहे हो बात को, यानी लाइन वोल्टेज दो लाइन के मध्य प्राप्त होता है, तो यहां लाइन शब्द नहीं होगा तो अपन फेज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना भाई। अपन कहेंगे दो फेजों के मध्य प्राप्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। दो लाइनों के मध्य प्राप्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन वहां पे दोनों ही ऑप्शन आ गए, अब करूं क्या करूं, तो यहां पे दो लाइनों के मध्य पहली प्राथमिकता इसको देनी है। क्लियर यहां पे, कोई डाउट। तो देखो चार शब्द है यहां पे, फेज धारा, लाइन वोल्टेज, लाइन धारा और यहां फेज वोल्टेज। तो भैया फेज वोल्टेज तो क्या है, फेज और न्यूट्रल के मध्य मिलेगा तो फेज वोल्टेज। फेज धारा क्या है, एक फेज में प्राप्त धारा, एक फेज में प्राप्त धारा। लाइन वोल्टेज क्या है कि दो फेजों के मध्य प्राप्त वोल्टेज, दो फेजों के मध्य प्राप्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाएगा। और दो फेजों के मध्य प्रवाहित धारा क्या कहलाएगी, फेज धारा, लाइन धारा कहलाती। हाँ जी, आगे देखिएगा, आगे अपन देखते हैं। यहाँ पे अपन ने पद कोड ये लिखा है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि सिंगल फेज। आपसे सीधा सा पूछेगा सिंगल फेज में कोण का मान बताओ, फेज कोण कितना बताएंगे, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टू फेज में ही, पहली बात तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन गलती से पूछ भी ले तो दो फेज के मध्य भी कितना बताना है। और यहाँ थ्री फेज के मध्य पूछे तो भैया थ्री फेज के मध्य कितना बताना है। अब यहाँ तक तो हमको याद रहता है 180, 120 आएगा भैया, 120। इसको सही करना 120 कर लेना, है ना। यहाँ पे 90 90 120, 90 90 120। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 30 कब आएगा, जब आपसे धारा पूछे और इधर भी धारा पूछे, यानी दो धारा पूछेगा तो एक धारा तो होगी कौन सी, फेज, और एक होगी यानी लाइन धारा और लाइन, यानी लाइन धारा और फेज धारा, लाइन धारा और दोनों के, यानी दोनों धाराओं के मध्य डिग्री पूछे, कोण पूछे, तो बोलो कितना करना है। और अगर यहां लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, वोल्टेज के मध्य पूछे तो भी कितना करना है, याद रह जाएगा, याद करना पड़ेगा। यानी दोनों धाराओं के मध्य पूछे चाहे दोनों वोल्टेज के मध्य पूछे, कितना डिग्री अंतर करना है,
30 डिग्री। सिंगल फेज में कितना? अरे 2 फेज में कितना? 90। और 3 फेज में 120 डिग्री का अंतर होता। अब यहाँ पे सीधा सीधा सा अपन कहेंगे कि भैया लाइन धारा और फेज धारा के मध्य कितना डिग्री अंतर होगा? अरे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य हो जाएगा याद। देखो लाइन धारा व लाइन धारा दोनों लाइन लाइन के मध्य पूछे तो 0 डिग्री या फिर 360, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। क्लियर? यहाँ अलग अलग नहीं है। लाइन धारा है, फेज धारा और फेज धारा पूछे तो भी वही है, लाइन वोल्टेज पूछे तो भी वही बात है, और फेज के मध्य पूछे तो भी वही बात है। यानी समान के मध्य 0। बस ये करना है सीधा। अब बारी आती है कि हमने पढ़ा कि भाई सिंगल फेज और 3 फेज प्रणाली, लेकिन जो 3 फेज होता है ना, जो 3 फेज होता है वो 3 फेज के अंदर जो संयोजन बनते हैं वो 2 प्रकार के संयोजन होते हैं। कितने प्रकार के? अपना जुगाड़ कहाँ है? तुम्हारा कहाँ है जुगाड़? शादी हो गई तो फिर गांव क्या है? गांव? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा ये वायना। अरे नहीं भैया, क्योंकि अरे भाई मैं भी मानता हूँ, मैं भी किसान ही हूँ और मैंने भी खैर लावणी तो नहीं करी, लेकिन नहीं अभी तूड़ा पड़ा हुआ है खेत में। नहीं बिल्कुल गाड़ा दुआया। एक दिन रात को 3 बजे फ्री हुआ हूँ गेहूँ निकलवा के, रात को 3 बजे। अब वो तूड़ा पड़ा हुआ है तो हो सकता है शायद आज नाइट में या फिर कल थोड़ी सी हेल्प करवाऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिलता है वैसे तो ये है। अरे नहीं है, अरे इतना, अरे तो इतना नहीं है, टेंशन मत करो। हाँ बस इतनी होगी, बस एक ही अगर सारे चलते हैं तो एक पोटी पाती आएगी। है? पार्टी है। चलो अब देखो भाई, ये जो पॉइंट है इसको अच्छे से समझना है। न्यूमेरिकल बनेगा ना वो ज़्यादातर यहीं से बनेगा। न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल तो पूरा शुरू से नीचे तक आ रहा है थ्योरेटिकल तो, लेकिन जो न्यूमेरिकल जो पोर्शन बनेगा ना वो ज़्यादातर यहाँ से बनेगा। अब इसमें समझते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शकल सूरत का नाम क्या है। तो नाम से पता चल रहा है स्टार, और हिंदी में बोले तो तारा। ये इंग्लिश के विद्वान भी मत बनना कि मामला गड़बड़ हो जाए, स्टार वहाँ तारा आ जाए और वहाँ ढूंढते रह जाओ स्टार, और हमको यही पता नहीं है कि स्टार को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। हाँ तो यहाँ स्टार यानी तारा, और ये क्या है? डेल्टा। तो ये डेल्टा, और डेल्टा को हिंदी में कहते हैं त्रिकोण। क्या कहते हैं? और इसका सिंबल ऐसे होता है ये, और इसको वाई लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? स्टार हो गया ना, तो कई बार वाई और डेल्टा ऐसे भी लिख के दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। शकल सूरत ये है तो आराम से समझना, क्योंकि 3 वाइंडिंग है, 1 2 3, तीनों के एक सिरे एक जगह जोड़ दो, बाकी बच गए 3, उसको सप्लाई से जोड़ दो, क्या बन जाएगा? स्टार। क्या बन जाएगा? स्टार। जबकि इधर बात करते हैं ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग और सी वाइंडिंग। इसका पहला सिरा ये है, दूसरा ये है, इसका पहला ये है, इसका दूसरा ये है, इसका पहला ये है तो दूसरा ये है। क्लियर? अब परिभाषा पे मत जाना, यहाँ समझोगे तो चुटकी में याद हो जाएगी, माइंड में सेट हो जाएगी। कैसे? कॉइल नंबर ए, एक का दूसरा सिरा, एक का दूसरा सिरा कॉइल बी के पहले सिरे के साथ, कॉइल बी के पहले सिरे के साथ जुड़ता है। इसी प्रकार आगे कॉइल बी का दूसरा सिरा
कॉइल सी के पहले सिरे के साथ जुड़ रहा है। आगे इसी प्रकार कॉइल सी का दूसरा सिरा कॉइल ए के पहले सिरे के साथ में जोड़ते हैं तो वो संयोजन बोलो क्या कहलाएगा। आप पहले तो ये बताओ किसके समझ में नहीं आई। और ऐसे ही लैंग्वेज एग्जाम में देगा वो, जब वहां पे पढ़ते जाएंगे ना तो कम से कम 4 लाइन का पर्सन बनेगा और लास्ट में जाके अरे काहे जाना कहाँ ही पूछ लियो, जबकि दिया कुछ नहीं है। पहली कॉइल का दूसरा दूसरी कॉइल के पहले सिरे से, दूसरी कॉइल का दूसरा तीसरी कॉइल के पहले सिरे से, तीसरी कॉइल का दूसरा पहली कॉइल के पहले सिरे से जुड़ता है तो बताइए वह संयोजन क्या कहलाएगा, ऐसे पूछेगा। तो एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ते जाइए, सीधा आपका कनेक्शन बन जाएगा। क्लियर यहाँ पे? तो इस क्योंकि ज़्यादातर ये पूछा गया और ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन सीधा सीधा इसके बीच पॉइंट से क्या निकलता है, एक तो न्यूट्रल निकलता है कि नहीं निकलता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस न्यूट्रल निकलता है तो यहाँ 3 फेज तो है ही, और 3 फेज है तो यहाँ अपन 3 फेज लोड तो चलाएंगे ही चलाएंगे, उसके अलावा सिंगल फेज लोड भी आसानी से चला सकते, तो इसके द्वारा सिंगल फेज लोड भी ले सकते हैं और 3 फेज लोड भी ले सकते हैं। और आपसे पूछे संतुलन लोड किस पर चलाया जाता है, तो ओनली केवल स्टार पर चलाया जाता, जबकि डेल्टा के अंदर केवल 3 फेज लोड चलाया जाता है, इसमें सिंगल फेज लोड, क्योंकि सिंगल फेज के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता होती और इस भाई साहब के पास में न्यूट्रल नहीं होता है, इसलिए यहाँ सिंगल फेज नहीं चला सकते, ओनली फॉर 3 फेज चला सकते हैं। अब समझो यहाँ पे पहला पन्ने पढ़ा, यदि तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को एक बिंदु पर तथा अन्य तीनों सिरों को सप्लाई से संयोजित किया जाए तो वह स्टार संयोजन यानी कि तारा संयोजन कहलाता। इसमें देखो 2 वाइंडिंग के बिंदु पर सप्लाई प्रदान करते हैं तो डेल्टा संयोजन, यानी 2 वाइंडिंग के बिंदु पर, मतलब समझ रहे हो ऐसे भैया 2 वाइंडिंग है कि नहीं है, तो 2 वाइंडिंग का ये बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 2 वाइंडिंग है ऐसे। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, पहली कॉइल का दूसरा सिरा दूसरी कॉइल के, हाँ सही है, दूसरी कॉइल के पहले सिरे से, दूसरी का दूसरा तीसरी के पहले सिरे से, वह तीसरी का दूसरा पहली के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा इन बिंदुओं पर 3 फेज सप्लाई प्रदान करते हैं। मैंने आपको तरीके से डायग्राम में समझाया था, वैसे याद रखना। वह डेल्टा संयोजन कहलाता है। बोलो इसमें न्यूट्रल होता है क्या? तो डेल्टा में कभी भी न्यूट्रल नहीं होता है, जबकि यहाँ पे स्टार के अंदर बोलो क्या होता है, न्यूट्रल प्राप्त होता है। अब ये जो स्टार है ना, अरे ये कौन सा संयोजन कहलाता है? तो स्टार संयोजन हमेशा श्रेणी संयोजन होता है, जबकि मेरे दोस्तों डेल्टा संयोजन कौन सा संयोजन होगा? अरे कौन सा होगा? समांतर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, और क्या समझना है तो वो देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन कहते हैं भैया एक तरफ है स्टार और एक तरफ है डेल्टा। यहाँ पे स्टार को हमने क्या नाम दे दिया? श्रेणी। और डेल्टा को क्या नाम दे दिया? समांतर। क्लियर? कोई डाउट? अब ये श्रेणी है तो श्रेणी में क्या समान होता है? धारा या वोल्टेज? भैया श्रेणी में क्या समान रहता है? समान की बात करते हैं तो बोलो क्या? और यहाँ समांतर में क्या समान होता है? क्या याद रह जाएगा क्या? ये लो, श्रेणी में समान क्या रहता है? धारा। और समांतर में क्या समान रहता है? और ये पहले पता रखना पड़ेगा कि समांतर कौन है,
और श्रेणी कौन है? स्टार। कोई डाउट यहाँ पे? क्या आपके संयोजन में दो धाराएं थी क्या? आपके संयोजन में दो धारा आपने पढ़ी थी क्या? लाइन धारा और फेज धारा पढ़ी थी। तो कितनी धाराएं हैं? दो धारा होती है, एक होती है लाइन धारा, एक होती है फेज धारा। होती है क्या? अरे जब यहाँ पे लिख दिया कि श्रेणी में समान होता है तो भाई साहब ये समान ही तो है। कोई डाउट किसी को? तो बोलो स्टार संयोजन में लाइन धारा और फेज धारा आपस में क्या होगी? कोई डाउट किसी को? इधर आ जाओ। डेल्टा कौन सा संयोजन? अरे समांतर में क्या समान? वोल्टेज। तो वोल्टेज भी कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। तो यहाँ अपन ने पढ़ा कि भाई साहब वोल्टेज दो प्रकार के हैं। अरे इनका नाम तो बताओ। अच्छा, एक तो लाइन वोल्टेज है और एक फेज वोल्टेज है, और दोनों आपस में क्या है? ये बराबर है। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज कौन से संयोजन में बराबर होते हैं? डेल्टा यानी समांतर में बराबर होते। लाइन धारा और फेज धारा बोलो किस में समान होते हैं? स्टार में होते हैं। बोलो भेजे में बात फिट बैठ गई क्या? कोई डाउट होगा यहाँ पे? नहीं होगा। अब समझो ध्यान से। जब यहाँ पे धारा समान है तो भैया श्रेणी में असमान क्या होता है? तो अपन बात करते हैं असमान की, असमान की। और असमान बोलो क्या होगा? अरे वोल्टेज वोल्टेज होते कितने हैं? दो। तो यहाँ पे दो वोल्टेज हैं। एक का नाम है लाइन वोल्टेज, तो एक का नाम है फेज वोल्टेज। जब असमान है, असमान का मतलब तो मुझे तो इतना समझ में आता है कि एक कम होता है और एक ज़्यादा होता है। अरे जब ही तो असमान हुआ ना। समान होता तो बराबर होता है कि नहीं होता? एक बड़ा है, एक अब ये पता नहीं चल रहा कि बड़ा कौन है छोटा। अब आप तो ऐसे ही दिमाग में फिट करो। ये तो क्या है? लाइन। लिखना देखे, लाइन। और इसको लिखो फेज। तो यहाँ पे ये तो 3 अक्षर है और ये 2 ही अक्षर है। तो बड़ा कौन हुआ? लाइन। तो ये लाइन शब्द बड़ा है, चाहे तो वो धारा हो चाहे वोल्टेज हो। जिसके साथ में लाइन लग गया वो बड़ा है किससे? फेज से, यानी पड़ोसी से। फेज हमेशा छोटा रहेगा, चाहे वो वोल्टेज और चाहे वो धारा हो। कोई डाउट? तो यहाँ पे फेज वोल्टेज और ये है लाइन वोल्टेज, ये बड़ा है। ये क्या है? मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ जुगाड़ करे तो लिख सकते हैं कि साहब ये छोटा है, इसमें कुछ ना कुछ बढ़ाओ और इसके बराबर आ जाए तो बराबर लिख सकते हो। तो अपन कहेंगे कि साहब एक बात है, अगर मैं इसको √3 से गुणा कर दूं ना, यहाँ पे इस फेज वोल्टेज को √3 से गुणा कर दूं ना, तो जो मान आएगा ना वो 100% इसके क्या होगा? बराबर होगा। बस यही तो अपन को लिखना है, बस हो गया अपना काम। ये लो, यही याद करना है, ज़्यादा याद करना ही नहीं है। दूसरी भाषा में और क्या कह सकता है कि हम ये फेज वोल्टेज बाहर निकाल सकते हैं क्या? खजा आराम से निकालो ना, कहाँ मना किए हमने। ये इनटू में है क्या? और जो इनटू में होता है वो भैया मेरे ख्याल से तो नीचे जाता है ये। तो यहाँ लाइन वोल्टेज कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ये लो, बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे सारा खेल किसका आ रहा है? वोल्टेज का आ रहा है, क्योंकि ये असमान था स्टार में, इसलिए। तो कैसे याद रखोगे कि भैया जो लाइन वोल्टेज होता है ना स्टार में, वो फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होता है। फेज वोल्टेज से √3 गुना क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर इसको बोलूं तो मैं क्या बोलूं? तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, VPH बराबर VL गुणा 1/√3।
इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? अरे मैथ पढ़ते हो आप, मेंस की तैयारी कर रहे हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हो तो बोलेंगे कैसे? कि हम बोलेंगे कि फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन धारा का 1/3 होता है। एक तिहाई कहाँ कहेंगे? √3, यानी कि अपन कहेंगे लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना होता है। ऐसे अपन कह सकते हैं। क्लियर बात? जरा इधर आ जाओ। इसमें वोल्टेज तो क्या है? समान, लेकिन असमान क्या है फिर? तो भैया यहां डेल्टा के अंदर क्या है? असमान। असमान क्या होती है? अरे धारा कितने प्रकार की? एक का नाम, अरे लाइन धारा, और एक का नाम, अरे इतने भी ओप्लेक्स मत हो, अभी मामला गड़बड़ हो जाए। अभी भैया कुछ नहीं हुआ, अभी तो केवल लोको पायलट की सगाई हुई है। धीरे धीरे कई स्टेप में फेरे लेने अभी तो। हाँ, केवल सगाई हुई है और फेरे लेने की बारी आ रही थी, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। एक दिन पहले अचानक ही छोड़ के चली गई, और हम बारात लेके गए थे, हम वापस खाली हाथ आ गए। अब वापस मुहूर्त निकलवाएंगे, और मुहूर्त की अभी डेट नहीं है, अशुभ घड़ी चल रही है अभी, तो फेरे लेने बाकी है। उसके बाद में सावा होगा, जिसको अपन गोना बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो साइको होगा। उसके बाद में धीरे धीरे हर चीज़ जो भी पैरावनी वेरावनी होगी, यानी मेडिकल चेकअप, ये वो सारा होगा, है ना। तो आगे 1/√3 वो सारा बाद में पढ़ेंगे, अभी इनके समझ में आने दो। हाँ जी, यहाँ पे डेल्टा में वोल्टेज समान होता है, और दो वोल्टेज है, दोनों हमारे क्या है, बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेल्टा में धारा असमान होती है, और दो धाराएं हैं, हम चाहते हैं कि बराबर हो, लेकिन होती नहीं है। अगर यहां मैंने कहा कि लाइन ज़्यादा होती है और फेज कम होता है, अगर मैं इस फेज को √3 से क्या कर दूं, गुणा कर दे, तो यहाँ पे बोलो अब बराबर होता है क्या? तो ये बराबर होता है, तो यहाँ फेज धारा निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं क्या? फेज धारा अगर निकाल सकते हैं तो अंडर रूट कहाँ जाएगा? √3 नीचे चला जाएगा, तो ऊपर IL आ जाता। अब इसका बोलने का तरीका, नज़रिया अलग अलग हो सकता है, कैसे आप पढ़ते हो तो इसको पढ़ेंगे कि जो लाइन धारा होती है वो फेज धारा होती है, इसका √3 गुना अधिक होती। और इसको अब अगर पढ़ना चाहें तो अपन ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो फेज धारा होती है वो लाइन धारा का 1/√3 गुना होती। कोई डाउट किसी को? यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन देगा, वो सीधा ये कहेगा, भैया एक डेल्टा संयोजन है, उसमें फेज धारा 20 एम्पियर है। एक डेल्टा संयोजन में फेज धारा 20 एम्पियर है, तो बताओ लाइन धारा कितनी होगी? तो भैया जो भी इसका मान है, इसको इंटू करना ही पड़ेगा। √3 का मान होता है 1/732, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका किंतु परंतु कोई इलाज नहीं है। आपसे पूछेगा कि डेल्टा संयोजन में लाइन लाइन धारा का मान 20 एम्पियर 30 एम्पियर जो भी मान दे वो देगा, उसमें √3 का भाग दे के काटा पीटी आपको करना। यहाँ पे कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे भी दे सकता है कि एक डेल्टा संयोजन है और उसमें लाइन धारा का मान 20 √3 है, तो बताओ फेज धारा का मान कितना होगा? अरे इससे सरल और इससे कठिन सवाल हो ही नहीं सकता। वहां अगर ऐसे दे दिया लिख के
तो वहाँ ताव बुखार आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया तो फैन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमको पता है कि डेल्टा में पूछ रहा है, डेल्टा में लाइन धारा का मान दे दिया और फेज धारा पूछ रहा है, तो ये IL के स्थान पे ही तो रखा आएगा ये, और बट्टे के अंदर √3 आएगा ना। अरे तो सीधा √3 से √3 गया तो 20 ही तो बचा, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे सीधे सीधे से प्रश्न आएंगे जो हमको पागल करेंगे। एक आपसे कहेगा डेल्टा संयोजन है, अगर फेज वोल्टेज 230 है तो लाइन वोल्टेज बताओ कितना होगा, तो वहाँ 230 ही होगा, बराबर है। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लेना कि संयोजन स्टार है या फिर डेल्टा है। डेल्टा का मतलब समांतर है और श्रेणी का मतलब यहाँ पे ये स्टार का मतलब क्या है, श्रेणी है। क्लियर यहाँ पे कोई डाउट? ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हाँ जी, आगे आ जाइए। अब एक एक पॉइंट को देखो, समझ तो लिया अपन ने। ये अब इसको पढ़ लीजिए आराम से। अपन ने आराम से लिखा कि जो स्टार संयोजन है वो एक प्रकार का श्रेणी संयोजन, जबकि डेल्टा संयोजन एक प्रकार का समांतर संयोजन होता है। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि इसमें लाइन धारा व फेज धारा का मान आपस में क्या होता है, बराबर। तो यहाँ बराबर लिख दिया। इसमें लाइन वोल्टेज व फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, तो इसमें लिख दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपन ने लिखा लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होता, और ये ऐसे कैसे लिख दिया। इसमें लिखा लाइन धारा का मान फेज धारा से √3 गुना अधिक होता, और ऐसे लिख दिया। इसी को तोड़ मरोड़ के नीचे लिखा कि इसमें फेज वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज से 1/√3 गुना कम होता है, जबकि यहाँ पे इसमें फेज धारा का मान लाइन धारा से 1/√3 गुना कम होता है। तो ये लिख दिया। अब IL पूछे, चाहे IPH पूछे, चाहे VL पूछे और चाहे VPH पूछे। अगर मैं पावर की बात करता हूं तो यहाँ पे P बराबर √3 IL VL कोस थीटा, यानी लाइन धारा लाइन वोल्टेज कोस थीटा मतलब पावर फैक्टर होता है ये, है ना। तो ये तो है लाइन में और ये है फेज में, इसलिए यहाँ ओनली फॉर 3 आएगा। दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, चाहे वो स्टार हो चाहे वो डेल्टा हो। आगे देखिएगा, इसमें सिंगल फेज व 3 फेज दोनों प्रकार के लोड आसानी से चलाए जा सकते। भाई घर के पास में 3 फेज लाइन आ चुकी है, अब आपकी मर्जी है कि सिंगल फेज कनेक्शन कराते हो 3 फेज कनेक्शन कराते हो, लेकिन वहाँ आराम से मिल जाएगी। तो वो लाइन जो आ रही है वो कौन से कनेक्शन से आ रही है, स्टार से। किससे आ रही है, स्टार से। इसमें केवल 3 फेज लोड ही चलाया जा सकता है, सिंगल फेज क्यों नहीं चलाते, क्योंकि सिंगल फेज के लिए किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रल की, और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। इसका उपयोग अल्टरनेटर को चलाने, अल्टरनेटर को लाइट लोड, पावर लोड, मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज पर प्रचालन करना, वितरण ट्रांसफार्मर वाइंडिंग संयोजन आदि में किया जाता है। इसका उपयोग प्रेरण मोटर को सामान्य गति पर चलाने के लिए, यानी जो रनिंग होती है ना, रनिंग अवस्था, उसमें 3 फेज मोटरों के अंदर डेल्टा में ही चलाते हैं। लेकिन अपन प्रारंभ में किस में चलाते हैं, तो भैया प्रारंभ में अपन स्टार के अंदर चलाया जाता है। आगे देखो, नोट क्या है, डेल्टा संयोजन की तुलना में स्टार संयोजन में शक्ति खपत 3 गुना कम होती, यानी स्टार में कम होती है, जबकि यहाँ स्टार संयोजन की तुलना में डेल्टा संयोजन की शक्ति खपत 3 गुना अधिक होती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं। तो यहाँ पे सीधा लिखा डेल्टा संयोजन
संयोजन कौन सा है? डेल्टा संयोजन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट कितना होगा? तो अपन कहेंगे क्या संयोजन कौन सा है? पहले तो डेल्टा। डेल्टा में क्या समान होता है? वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज का तो नाम नहीं आया, एम्पियर का है धारा। और धारा में धारा कौन सी ज़्यादा होती है? लाइन धारा ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? फेज धारा से। कितनी ज़्यादा होती है? √3 गुना। तो अपन ने लिख दिया ये लो। और पूछ क्या रहा है वो? लाइन धारा पूछ रहा है, यानी लाइन धारा पूछ रहा है। √3 का मान होता है 1.732 इंटू का मतलब इंटू, और फेज धारा है, फेज धारा लिख दिया 20। भैया इसको इंटू करना ही पड़ेगा, किंतु परंतु कोई ऑप्शन नहीं है और सीधा ऑप्शन ऐसे ही मैच खाएगा। दूसरा देखो, 3 फेज तारा संयोजन। अब वहाँ कंफ्यूज मत होना कि तारा को कहीं कहूँ, तो ये स्टार संयोजन है। तो तारा संयोजन में लाइन धारा 15.5 एम्पियर है, तो फेज धारा दिमाग में आराम से लेना है कि यार तारा संयोजन है, स्टार संयोजन। स्टार संयोजन यानी श्रेणी संयोजन, श्रेणी में धारा समान होती है। और ये तो ये धारा लाइन दे दिया ना, तो सीधा बराबर है। तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 15.5 है तो ये पड़ोसी भी 15.5 ही आएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि 3 फेज वितरण ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज वितरण ट्रांसफॉर्मर आउटपुट में 20√3 फेज वोल्टेज प्रदान करता है। तो लाइन वोल्टेज ज्ञात करो। अब न तो स्टार दिया और ना डेल्टा दिया, यहाँ पे जोर देना पड़ेगा। क्या शब्द दिया इसने? तो आपको वितरण ट्रांसफॉर्मर का संयोजन पता होना चाहिए। तो वहाँ पे प्राइमरी तो होती है डेल्टा में और सेकेंडरी होती है स्टार में। तो ये कह रहा है आउटपुट, तो आउटपुट यही तो है। इसका मतलब आउटपुट ये स्टार है, तो स्टार का मान यानी फेज वोल्टेज आपको दिया गया है। स्टार में अब वोल्टेज क्या होता है? असमान होता है। तो भैया असमान होता है तो यहाँ पे VPH इतना है, IL निकालना है तो यहाँ रखा, √3 यहाँ रखा और PH का मान इतना रखा। तो भैया आपको 20 × 3 यानी कि 60 वोल्टेज होगा। अब ये चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। अब ट्रांसफॉर्मर ये चीज़ सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे अपन को पता होगा कि 3 फेज वितरण ट्रांसफॉर्मर होता है। इसका संयोजन किस में होता है? डेल्टा और स्टार। ऐसे भी ध्यान रखना, वितरण का मतलब होता है अपन सब लोग जो भी कनेक्शन लेते हैं वो वितरण ट्रांसफॉर्मर से लेते हैं, तो उसमें न्यूट्रल आता है। न्यूट्रल हमेशा कहाँ से आता है? स्टार से आता है। तो इतना भी अपना आराम से पता लगा सकते हैं। ये देखो अब नोट क्या है? तो देखो ये कह रहा है 3 फेज प्रणाली में फेजों का सही क्रम जांचने के लिए कला अनुक्रम प्रदर्शक यानी फेज सीक्वेंस मीटर का प्रयोग करते हैं। भैया भारत के अंदर 3 फेज जो प्रणाली होती है उसमें लाल पीला नीला RYB 3 फेज होते हैं। और जो 3 फेज होते हैं ना, जो 3 फेज होते हैं वो 3 फेज का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है, उसको जांचने के लिए, उसका पता लगाने के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं? तो अपन कहेंगे कला अनुक्रम प्रदर्शक यानी कि फेज सीक्वेंस मीटर हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यदि फेज क्रम RYB है तो यंत्र की चकती एक अंदर डिस्क होती है घूमने वाली, वो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में घूमती है। जबकि फेज RBY है तो यंत्र की चकती घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमती। भाई अपन ने ये कहा कि यहाँ पे RYB यानी कि ये, तो ये घड़ी के दिशा में है, घड़ी के विपरीत है। तो यहाँ पे RYB का नाम लिया तो RYB, तो इस दिशा में चलेंगे ना, तो ये घड़ी के विपरीत है कि नहीं है? तो घड़ी के विपरीत का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे आपसे कहे कि RBY यानी ये इस तरह चल रहा है तो ये घड़ी की दिशा में होता है। तो इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं भैया लोड के प्रकार। तो यहाँ पे जब लोड का प्रकार पढ़ते हैं तो कितने लोड होते हैं तो वो देखिएगा। पहला आता है यहाँ पे संतुलित लोड। कौन सा लोड आता है?
असंतुलित लोड आता है तो यहाँ पे 3 फेज के अंदर बात कर रहे हैं। यदि तीनों फेजों में लोड का मान समान होता है तो वह संतुलित लोड कहलाता है। यानी 3 फेजर, तीनों में बिल्कुल फिक्स लोड का मान क्या है? समान है, तो वो क्या कहलाएगा? संतुलित लोड कहलाता है। यह स्टार व डेल्टा दोनों संयोजन में हो सकते हैं। स्टार में भी हो सकते हैं और डेल्टा में भी हो सकते हैं। इसमें लोड मापने के लिए 1 वाट मीटर विधि का क्या करेंगे? भाई जब तीनों के अंदर ही लोड का मान समान है तो आप 1 मीटर लगा करके पता लगा लो ना। जरूरी थोड़ी है तीनों में ही आप लगाओ, क्योंकि हमको ये पता है कि यार ये संतुलित प्रणाली है और तीनों के अंदर समान है, तो 1 का माप लीजिए। अरे घरों में चावल बनाते हो तो सबको ही मसक मसक के देखते हो क्या? दबा दबा कर, केवल 1 को पकड़ कर ही तो देखते हैं, तो पता लग जाता है कि सारे सीज गए। इसमें लोड मापने के लिए 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें कुल शक्ति का मान 1 वाट मीटर यानी रीडिंग का 3 गुना अधिक होता। मतलब ये कह रहा है कि भाई टोटल फेज कितने थे? 3 थे। आपने 1 मीटर 1 फेज का माप लिया ना, तो हमने कहा कि हमने मापा जब वो 100 था, 100 वाट। अरे भैया टोटल अगर करना है तो टोटल कितने फेज थे? 3, तो 3 से इंटू करूँगा कि नहीं करूँगा? तभी तो यहाँ 300 आएगा। तो वो यही कह रहा है कि 1 वाट मीटर रीडिंग का, ये 1 वाट मीटर की रीडिंग आ गई, उसका क्या करना है? 3 गुना अधिक होता। तो ये 3 गुना अधिक हो गया 300। अब आता है आपके असंतुलित। पहले तो क्या था? अब आ रहा है असंतुलित। ये क्या कह रहा है कि 3 फेज प्रणाली में तीनों फेजों पर लोड का मान असमान हो। भाई 3 है, अगर तीनों पे समान है तो वो समान संतुलित, और तीनों में ही अलग अलग है। एक में 1200 है, एक में 800 है, एक में 1500 है। अगर इस तरह लोड अलग अलग होता है तो वहाँ पे वो क्या कहलाएगा? असंतुलित कहलाता। इसमें लोड मापने के लिए 3 वाट मीटर विधि का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तीनों अलग अलग है तो भाई साहब 3 मीटर लेके आओ, तो 3 मीटर अपन क्या करेंगे? प्रयोग। इसमें कुल शक्ति तीनों वाट मीटर रीडिंग का योग होता है, क्योंकि तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल अपने पास में मिल जाएगा। और ये जो प्रणाली होती है ये केवल किस में होती है? स्टार संयोजन में। किस में होती है भाई? स्टार संयोजन में होती है। और एक प्रणाली होती है आपकी यहाँ पे संतुलित व असंतुलित प्रणाली होती है। जिसके नहीं दिख रहा वो लिख लेना मेरे दोस्तों। यहाँ पे नाम है संतुलित व असंतुलित। संतुलित व असंतुलित प्रणाली। अब इसमें क्या है कि भैया 2 फेज होंगे वो तो समान, और एक क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। तो इसमें फेजों पर लोड समान व, यानी इसमें यह लिखना 2, इसमें 2 फेजों पर लोड समान व 1 फेज पर लोड असमान होता है। यहाँ 2 लिख लेना भैया। इसमें 2 फेजों पर लोड समान व 1 फेज पर लोड असमान होता है। इसमें लोड मापने के लिए 2 वाट मीटर। 2 वाट मीटर कहाँ? कि भाई 2 फेज में से तो 1 तो यहाँ लग जाएगा और 1 असमान के लिए लग जाएगा। तो कितने वाट मीटर हो गए? 2 वाट मीटर विधि का हम क्या करेंगे? प्रयोग। और इसमें स्टार व डेल्टा संयोजन प्रयोग करते। इसमें न्यूट्रल नहीं होता। इसमें 3 फेज 3 तार प्रणाली हम क्या करते हैं? क्योंकि जब न्यूट्रल ही नहीं होगा तो केवल 3 ही तो फेज रहेंगे, तो 3 फेज और 3 तार प्रणाली हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे PT बराबर P1 प्लस P2, क्योंकि 2 मीटर है, दोनों का क्या करेंगे? योग करेंगे। क्या निकल जाएगा? क्या जी नहीं, ऐसे नहीं आएगा ये। इसमें जो आपका 1 मीटर होगा ना उसको इंटू करेंगे हम 2 से, क्योंकि 2 फेज का हो गया और इसको जोड़ेंगे 1 के साथ में, तब जाके टोटल आएगा ये। तो ये और आप करेक्शन कीजिएगा भाई। 2 वाट मीटर है तो दोनों को ही जोड़ देंगे क्या? अरे भाई यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये देखो ऐसे है, इसमें भी समान है और इसमें भी समान है, तो दोनों में से एक में ही तो लगाएंगे मीटर।
मैंने कहा कि भाई इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, तो 1 मीटर तो इसी का ही मापेगा ना, और यहाँ एक दूसरा मीटर यहाँ लगाया तो मान लिया कि इसमें 150 है, तो भैया इन दोनों को जोड़ा तो ये तो 250 ही हुआ, तो ये तो जुड़ा ही नहीं अभी, तो इसको क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे 2, तो यहाँ दुगुना करके फिर इसमें जोड़ेंगे 150 को, तब जाके मान आएगा। तो यहाँ ऐसे कर दो, चाहे तो इस तरह, भाई समान वाले डबल हो जाएंगे और असमान वाला फिर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा यानी cos थीटा भी अपन ज्ञात करते हैं। अब मेरे दोस्तों ये जो सारणी है ना, ये बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि ये सारणी कौन सी है, तो हम कह रहे हैं कि भाई अभी अपन ने पढ़ा 2 वाट मीटर, कितने वाट मीटर, और 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। सिंगल में कोई दिक्कत नहीं थी, सिंगल में कोई दिक्कत नहीं थी, 1 माना और 3 से गुणा करके हमने पता लगा लिया। जब वो असंतुलित था 3, तो हमने 1 तीनों में लगा दिया, तीनों का जो भी मिला हमने कुल स्वीकार कर लिया, ये लो साहब कोई दिक्कत। लेकिन जब दिक्कत आई संतुलित भी हो और असंतुलित भी हो, तो वहाँ 2 मीटर विधि हम प्रयोग करते हैं, तो उससे रीडिंग कैसे कैसे प्राप्त करते हैं वो तरीका देख लीजिए। तो ये ऊपर साफ लिख रखा है 2 वाट मीटर से पावर ज्ञात करना, यानी कि शक्ति ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्तों इसमें कैसे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ देखो पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, यानी 2-2 वाट मीटर है, लेकिन जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका लेखा जोखा देखो। यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि मेरे दोस्तों अगर पावर फैक्टर बोलो कितना हो, 1 हो, तो पावर फैक्टर अगर इकाई होता है ना, तो वहाँ पे कोण का मान कितना होता है, 0 होता है। कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये बात फिक्स भेजे में फिट कर लेना। अगर पावर फैक्टर इकाई है तो वहाँ पे कोण का मान कितना होगा, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ अपन ये कह रहे हैं कि उस समय जब पावर फैक्टर 1 और कोण का मान 0 होता है ना, तो उस समय हमारे जो 2 मीटर है, उन दोनों मीटर बिल्कुल समान तो रीडिंग देंगे और बिल्कुल वो धनात्मक देंगे, यानी 10-10 देंगे, 20-20 देंगे, 100-100 देंगे, कुछ भी दे। 2 मीटर लगा रहे हैं ना, दोनों के दोनों बिल्कुल समान रीडिंग देंगे, और समान के साथ वो सारे के सारे यानी दोनों धनात्मक भी, लेकिन देंगे कब, जब पावर फैक्टर कितना हो, और पावर फैक्टर 1 होगा तो कोण का मान, ये फिक्स है। ये नहीं है कि दोनों अलग अलग भाषा बोलेंगे ना, चाहे तो ये बोल दो और चाहे ये बोल दो। तो यहाँ पे पावर फैक्टर इकाई है तो कोण कितना होगा, तो यहाँ पे सीधा कहेंगे 0 डिग्री होगा। और जब पावर फैक्टर इकाई होता है तो उस कंडीशन में हमारे दोनों वाट मीटर बिल्कुल दोनों वाट मीटर समान रीडिंग दर्शाएंगे, और वो भी कौन सी होगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ सीधा अपन लिख देंगे P1 और जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा सीधा आ जाओ, सीधा 1 से लेकर के 0 पे, कि भैया जब पावर फैक्टर इकाई हो तो हमने घटनाक्रम देख लिया, और अब कह रहा है कि पावर फैक्टर कितना हो, 0, और जब पावर फैक्टर 0 होता है तो कोण का मान कितना होगा, ये बात तो समझ में आ रही होगी। पावर फैक्टर 1 होता है तो कोण कितना होता है, 0। जब पावर फैक्टर 0 होगा तो कोण कितना होगा। अब जब आपके मीटर यानी जो परिपथ जो है आपका, उस समय पावर फैक्टर 0 है, तो जब 2 मीटर 90 डिग्री कोण होता है, तो उस समय क्या घटना घटेगी कि दोनों वाट मीटर होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, और दोनों यहाँ पे समान होंगे, रीडिंग समान देंगे। यहाँ भी समान दे रहा था, यहाँ भी समान देगा, लेकिन यहाँ पे दोनों धनात्मक दे रहे थे, यानी 20-20, 30-30, 40-40 वो प्लस ही थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 2 मीटर है, दोनों जैसे 20-20 दे रहे हैं, कोई दुख नहीं है हमको, लेकिन 1 मीटर तो देगा प्लस में और 1 देगा माइनस में। यह है लफड़ा। कब, जब 0 पावर फैक्टर हो। जब 0 पावर फैक्टर होता है ना,
तो दोनों रीडिंग समान देंगे, लेकिन एक धनात्मक और एक, अब दोनों को जोड़ दो, क्या मिला? 0। यानी कि हमने जब दोनों को जोड़ा तो यहाँ माइनस प्लस को क्रॉस ये काट देगा तो पीटी बराबर कितना मिला? तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पावर यानी शक्ति जो 0 कब मिलती है? तो अपन कहेंगे भाई शक्ति 0 केवल तभी मिलेगी जब पावर फैक्टर 0 होगा। 2 पोजीशन समझ में आई। तीसरी पोजीशन पे आ जाओ। यहाँ पे पावर फैक्टर इकाई, पावर फैक्टर 0 और पावर फैक्टर आधा, यानी कि 0.5, यानी इकाई से तो कम है और 0 से क्या है? ठीक है ना? ये कोई डाउट है? तो भैया जब ये 0.5 होता है तो कोण का मान कितना होगा? अरे कितना होगा? 60 डिग्री होगा। जब ये 60 डिग्री होता है तो इसमें कितने मीटर काम करेंगे? हम कहेंगे 2 करेंगे। भाई 2 के लिए पढ़ रहे हैं तो 2 ही करेंगे। अब यहाँ पे जब 2 मीटर को लगाया और लगाते ही हमारे परिपथ के अंदर पावर फैक्टर कितना मिला? आधा मिला, 0.5 मिला। जब आधा मिलता है ना तो उस समय 1 मीटर तो रीडिंग दर्शाता है और वो भी धनात्मक, लेकिन दूसरा जो मीटर है ना वो बिल्कुल 0 दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? 1 वाट मीटर धनात्मक रीडिंग व दूसरा वाट मीटर शून्य रीडिंग दर्शाता है। अरे अब प्रश्न कैसे बनाएगा? तो आपसे कहेगा यदि 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर शून्य तथा दूसरा वाट मीटर कुछ रीडिंग दर्शाता है तो बताइए परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? तो अपन कहेंगे 0.5। या वो ये भी पूछ सकता है कोण का मान कितना होगा, तो 60 डिग्री। या उल्टा पूछ लेगा कि 60 डिग्री पर क्या होगा? 60 डिग्री पर क्या होगा? तो 60 डिग्री पर एक तो मान 0 और एक कुछ रीडिंग दर्शाता है। दोनों धनात्मक और समान दर्शाए तो पावर फैक्टर कितना? दोनों समान हो लेकिन धनात्मक व ऋणात्मक हो तो पावर फैक्टर कितना? जब एक तो कुछ रीडिंग दर्शाए और दूसरा शून्य दर्शाए तो पावर फैक्टर कितना? बोलो ये तीनों कंडीशन याद हुई क्या? हो गई। तो भैया एक तो 0 दर्शा रहा है और एक प्लस यानी P1 दर्शा रहा है कुछ पावर, तीनों याद हो गई। और ये 3 याद करना है। बाकी ये जो और है और तुलना में है तो और क्या है? अब देखो ये 0.5 है ना, इससे तो ज़्यादा होगा और इससे क्या होगा? तो यहाँ मैंने साफ लिख रखा है कि पावर फैक्टर इकाई से तो कम और 0.5 से अधिक होता है। तो यहाँ लगभग मान लिया कि 0.88। कितना मान लिया? 0.88 मान लिया। तो यहाँ पे भैया कोण का मान 0 से तो ज़्यादा होगा और 60 से कम होगा। क्लियर यहाँ पे? ये अब इसमें दोनों वाट मीटर होंगे, धनात्मक रीडिंग देंगे लेकिन असमान देंगे। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे P1 P2 अपन जोड़ देंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि भैया 0.5 से तो क्या होगी? कम, और 0 से क्या होगा? तो यहाँ लिख दिया 0.5 से तो कम है और 0 से अधिक है। कोण की बात करते हैं तो 60 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। 60 डिग्री से तो अधिक व 90 डिग्री से कम होता है। इसमें क्या होगा कि दोनों वाट मीटर है वो असमान लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक रीडिंग, जैसे मैंने कहा कि भाई असमान है, जैसे ये 30 दर्शा रहा है और ये 20 दर्शा रहा है, ये माइनस की है लेकिन ये प्लस का 30 है। दोनों असमान है और एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक, तो इस प्रकार से ये दर्शाते। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? ज़्यादा नहीं तो आपको 3 याद रखना है, इकाई का, 0 का और ये 0.5 का। ये 3 कंडीशन तो आपको याद रखनी ही रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछेगा तो वो चीज़ देखिएगा। तो ये देखो यहाँ पे सीधा अपन कहते हैं कि संतुलित लोड के लिए कितने वाट मीटर होंगे? तो सीधा है भाई, संतुलित जब लोड है तो तीनों फेजों में लोड का मान समान है तो 1 वाट मीटर अपन प्रयोग करते हैं।
यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 3 तार 3 फेज में लोड ज्ञात करने के लिए कितने वाट मीटर होंगे। क्योंकि जस्ट अपन ने संतुलित असंतुलित जो प्रणाली पढ़ी थी उसमें 3 फेज और 3 तार है, तो उसमें 2 वाट मीटर अपन विधि प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा यदि 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर रीडिंग तथा दूसरा शून्य देता है तो पावर फैक्टर और फेज कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अपन कहेंगे, साफ कह रहा है कि 1 वाट मीटर रीडिंग तथा दूसरा शून्य देता है तो पावर फैक्टर और फेज कोण बताओ। तो पहले पावर फैक्टर बताना है, तो पावर फैक्टर तो कितना 0.5 और कोण कितना होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मामला देखो इधर ऐसे भी दिया है कि 60 दे दिया और 0.5 दे दिया, और यही चीज़ यहाँ है, लेकिन पहले क्या पूछा उसने पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर 60 थोड़ी आएगा, तो पावर फैक्टर तो 0.5 है ना। तो इस तरह आपको पूरी नॉलेज होनी, तो ये चैप्टर होता है अपना कंप्लीट।